आज हम राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे कि राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग और राष्ट्र संघ ने क्या क्या कार्य किए, राष्ट्र संघ की क्या उपयोगिता और किस प्रकार से राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। तो राष्ट्र संघ के भूमिका को देखेंगे, इसके बाद अवधारणा उसकी, फिर राष्ट्र संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ और राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इसके बाद उसकी स्थिति, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और राष्ट्र संघ के कार्य जिसमें प्रशासनात्मक कार्य, मैंडेट, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग तो 3 हैं, जैसे असेंबली, काउंसिल और सचिवालय, लेकिन इसके 2 स्वायत्त अंग भी हैं जो है सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, असेंबली, काउंसिल, ये इसके 3 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ये इसके 2 स्वायत्त अंग हैं। इसके बाद राष्ट्र संघ के कार्य में प्रशासनात्मक कार्य, मैंडेट संबंधी कार्य, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये इनके कार्यों के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार से व्यापक स्तर पर जनहानि हुई और अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई, साम्राज्यवाद को और अधिक बढ़ावा मिला और इससे बाद में सभी देशों ने मिलकर सोचा कि इस प्रकार की कोई संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें अमेरिका का प्रमुख योगदान है वुडरो विल्सन का, जिन्होंने आगे आए और उन्होंने ऐसी संस्था का निर्माण करने पर बल दिया जो कि विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रख सके। तो इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना देखने को मिलती है और राष्ट्र संघ अपनी बहुत सी विश्व की समस्याओं को सुलझाने में सफल तो रहा, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमजोरियां भी थी, अपनी कमियां भी थी। जैसे कि इसके पास एक तो स्थायी कोई ऐसा सेना विभाग भी नहीं था और इसमें अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं बना और प्रस्ताव तो रखा, लेकिन इसमें ये एक तरह से बाद में प्रतीक रूप में बनकर रह जाता है। और इसी का जो राष्ट्र संघ की जो कार्य थे वो असफल यूँ हो जाते हैं कि बाद में इसकी असफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इसमें ऐच्छिक बातें ज़्यादा सम्मिलित थी और अनिवार्य कम, जिसके कारण सभी राष्ट्र संघ की जो विभिन्न बातों की अवहेलना करते हुए अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। जैसे जर्मनी, जापान, इटली, वो इसकी अवहेलना करते हुए अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना हित देखते हैं और एक तरह से गैर जिम्मेदारी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो पहले हम देखेंगे भूमिका। राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। तो रचनात्मक कार्य क्या है? पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था राष्ट्र संघ। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसके पास वैधानिक अस्तित्व था। क्या था? वैधानिक अस्तित्व। राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रणाली को विकसित करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयास था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बात सोची गई कि किसी प्रकार से विश्व को अन्य युद्ध से बचाने के लिए, महायुद्ध से बचाने के लिए ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रख सके। तो ये क्या है? पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। अब अवधारणा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन,
अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रमुख समर्थक था। मतलब वुडरो विल्सन थे जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रमुख समर्थक थे। 22 जनवरी 1917 को विल्सन ने अमेरिकी सीनेट को संबोधित करते हुए शांति के लिए विश्व संघ की चर्चा की और 8 जनवरी 1918 को युद्ध विराम के संबंध में विल्सन ने अपने 14 बिंदुओं की घोषणा की, 14 सूत्री कार्यक्रम उनका, जिसमें अंतिम बिंदु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से संबंधित था। उनका मानना था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रख सके। लेकिन इसका ये दुर्भाग्य रहा इस संस्था का, जो अमेरिका स्वयं इसका सदस्य न बना, जिसके कारण बाद में स्थिति एक तरह से नकारात्मक उत्पन्न होती है। राष्ट्र संघ का जन्म, किस प्रकार से राष्ट्र संघ का जन्म हुआ? जुलाई 1918 ईस्वी में विल्सन ने अपने प्रथम प्रारूप को अंतिम रूप दिया। 1918 में विल्सन ने अपना जो प्रारूप है उसको अंतिम रूप दिया। 10 जनवरी 1919 ईस्वी को विल्सन ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार किया। 1919 में दूसरा प्रारूप, और 10 दिन बाद ही तीसरा प्रारूप तैयार किया गया। शांति सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन के अंतिम प्रारूप और ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित अंतिम प्रारूप को मौलिक माना गया। जो 3 प्रारूप प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, लेकिन जो तीसरा प्रारूप था उसी को मौलिक मान लिया गया और ब्रिटेन ने भी उसको स्वीकृति प्रदान की। प्रारूप का अध्ययन के लिए 19 सदस्यों को नियुक्त किया गया। अब जो प्रारूप तैयार किया गया तो उसमें कोई कमियां ना रहे या उसमें कोई खामी नहीं रह जाए, इसके लिए 19 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जो उस प्रारूप का निरीक्षण करेगी। और फिर 28 अप्रैल 1919 को संशोधित प्रारूप सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फिर जब बाद में जब उसका निरीक्षण कर लिया था प्रारूप का, तो इसको कब स्वीकार किया था? 28 अप्रैल 1919 को संशोधित प्रारूप सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ ने वैधानिक दृष्टि से अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। तो इसकी स्थापना कब होती है? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ ने वैधानिक दृष्टि से अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लिया था। अब जब राष्ट्र का निर्माण हो गया तो इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्र संघ के निर्माण का क्या पर्पस था, यानी क्या उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों को समझेंगे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य, पहला था आपसी विवादों को सुलझाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 2, संसार के सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक एवं मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। और तीसरा था पेरिस शांति समझौते द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना। ये इसके प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य थे। और भी उद्देश्य थे कि विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग करना, कमजोर देशों को सहायता करना, कृषि व्यवस्था में सुधार करना, और बहुत सारी जो विश्व में प्राकृतिक आपदा है उनमें सहयोग करना। बहुत सारे उनको उद्देश्य, लेकिन प्रमुख रूप से हम देखते हैं 3 उद्देश्य। आपसी विवादों को सुलझाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना, संसार के सभी राष्ट्रों को संबंध मध्य भौतिक एवं मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, और पेरिस शांति समझौते द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना। अब देखते हैं कि राष्ट्र संघ का निर्माण तो हो गया, पर राष्ट्र संघ की कंडीशन क्या थी, मतलब किस स्थिति में था राष्ट्र संघ? क्या राष्ट्र संघ अपनी मतलब जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया या बनाया गया वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा? उसकी स्थिति को देखते हैं। स्थिति, असंख्य लोगों ने संघ के संबंध में ऐसा संबोधन किया जैसे कि वह अति राष्ट्रीय लोकसभा हो। यह ना तो राज्य ही था और ना ही अतिराज्य, ना तो ये राज्य था ना ही अतिराज्य। यह तो संधि के द्वारा निर्मित संगठित राज्यों का एक ऐसा संघ था जो विश्वव्यापी था, जिसे कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त था और जिसके पास कुछ संपत्ति भी थी, परंतु ना तो इसके पास अपनी भूमि थी और ना
कोई सेना, यह एक नम्र संगठन था। मतलब विनम्रता पूर्वक आपको एक तरह से सजेशन दिया जाएगा, आप उसको माने या ना माने, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो यही इसकी कमजोरी साबित होती है। तो इसमें क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, ना तो कोई इसकी सेना अपनी है और ना ही इसमें इनके पास अपनी कोई भूमि ऐसी, यह अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग पर आश्रित था। अब ये सबसे बड़ी लाइन आती है इसमें कि यह जो संगठन था राष्ट्र संघ जो है वो अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग पर आश्रित था और अर्थात इसका जीवन पर आश्रित था, मतलब दूसरों पे जो आश्रित। अब दूसरों के द्वारा ये है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बातों का पालन करें या ना करें, ये उन देशों पर निर्भर करता है। तो ये जो संगठन है इसके पास ना तो अपनी भूमि है, ना सेना है, ये नम्र संगठन है, यह अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग पर आश्रित है, अर्थात जीवन पर आश्रित था। तो यहाँ पर इसकी कुछ कमियां ऐसी देखने को मिलती हैं जो जाके आगे जाकर एक द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका निर्माण करने में भी काफी बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। क्योंकि संगठन तो बनाया गया, राष्ट्र संघ बना, लेकिन इतना मजबूती से इसने अपने कार्य नहीं कर पाया। इसका जो जिम्मेदार जो था, जो इसके सदस्य राष्ट्र जो भी थे वो इसको एक तरह उपेक्षा करते रहे, बातों की उपेक्षा करते रहे, अवहेलना करते रहे और राष्ट्र संघ की जो बहुत सी बातें थी उनको माना ही नहीं, जिसके कारण आगे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका बन जाती है। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, तो राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से है? राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख अंग थे, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय। इसके 2 स्वायत्त अंग थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो कितने अंग हो गए? ये 3 अंग हो गए, काउंसिल, सचिवालय और असेंबली, और 2 स्वायत्त अंग थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो पहले हम समझेंगे असेंबली। असेंबली क्या है? असेंबली या साधारण सभा, इसको साधारण सभा भी कहते हैं, राष्ट्र संघ की प्रतिनिधात्मक एवं व्यापक अंग थी। इसके संघ के सभी राष्ट्र सम्मिलित, इसमें संघ के सभी राष्ट्र सम्मिलित थे और प्रत्येक राष्ट्र को समान रूप से एक मत देने का अधिकार था। मतलब किसी विषय पर यदि मतदान की बात आती थी तो सदस्य राष्ट्र जो थे वो अपने तरफ से 3 लोगों को भेज सकते थे, पर मतदान करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को था। समान रूप से एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने 3 प्रतिनिधि भेज सकता था। असेंबली का अधिवेशन सितंबर मास में जेनेवा नगर में होता था। सितंबर का महीना निश्चित किया गया था, असेंबली का अधिवेशन होगा और कहाँ पर होगा? जेनेवा नगर में। कुछ विषयों के लिए 2/3 बहुमत की और कुछ के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती थी, यानी मतदान होता था। कुछ विषय ऐसे होते थे जिसमें 2/3 बहुमत और कुछ विषयों में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती थी। असेंबली के मोटे तौर पर 3 कार्य थे। मतलब असेंबली के जो अगर प्रमुख कार्य देखे जाए तो 3 प्रमुख कार्य थे, जैसे कि नंबर 1 निर्वाचन संबंधी, नंबर 1 कार्य, नंबर 2 अंगीभूत संबंधी कार्य और नंबर 3 था परामर्श संबंधी कार्य। तो असेंबली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। असेंबली के 3 कार्य थे, निर्वाचन संबंधी, अंगीभूत संबंधी और परामर्श संबंधी। इसके बाद काउंसिल, दूसरा जो अंग है काउंसिल, काउंसिल अथवा परिषद, काउंसिल अथवा परिषद राष्ट्र संघ की एक लघु परिषद के समान थी। ये लघु परिषद के समान मानी जाती है राष्ट्र संघ की। इसे प्राय संघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संघ की कार्यकारिणी। काउंसिल में 2 प्रकार के सदस्य थे, स्थायी एवं अस्थायी सदस्य। मतलब एक तो स्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदस्य। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को
निषेधाधिकार प्राप्त नहीं था, वीटो पावर नहीं थी उस समय। जो स्थायी सदस्य वो उनको वीटो पावर नहीं थी, निषेधाधिकार प्राप्त नहीं था। और इनके कार्य क्या थे? काउंसिल के कार्य थे योजनाएं बनाना नंबर 1, दूसरा था निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना नंबर 2, और नंबर 3 आक्रमण कार्रवाई को रोकना। इसके अतिरिक्त काउंसिल के और भी कार्य थे, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि योजनाएं बनाना भविष्य के लिए, निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना और आक्रमक कार्रवाई को रोकना, जिससे कि विश्व में विस्फोटक स्थिति पैदा ना हो और जो अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाए हुए थे और तुष्टीकरण की नीति के द्वारा एक नई गंभीर समस्या पैदा कर रहे थे, उनको भी एक तरह से समझाना। तो ये काउंसिल क्या है? ये राष्ट्र संघ की एक लघु परिषद के समान थी। इसके बाद देखते हैं सचिवालय, इसका तीसरा अंग है सचिवालय। राष्ट्र संघ का स्थायी प्रशासनिक अंग था। क्या था? सचिवालय राष्ट्र संघ का स्थायी प्रशासनिक अंग था। इसका केंद्र जेनेवा में था। तो जेनेवा में हमने ये देखा कि असेंबली जो है वो उसका भी अधिवेशन जेनेवा नगर में होता है, और सचिवालय इसका केंद्र जेनेवा था। इसे राष्ट्र संघ का सर्वाधिक उपयोगिता और सबसे कम विवादास्पद अंग कहकर पुकारा जाता है। तो ये राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं, इसे राष्ट्र संघ का सर्वाधिक उपयोगिता और सबसे कम विवादास्पद अंग कहकर पुकारा जाता है। इसमें लगभग 60 अधिकारी कर्मचारी विशेषज्ञ काम करते थे। मतलब ऐसे अधिकारी इसमें थे 60 जो एक विषय विशेषज्ञ होते थे, स्पेशलिस्ट, और इन सभी की नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय सेवा के आधार पर की जाती थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सेवा के आधार पर उनको देखा जाता था कि उनको कितना ज्ञान है इंटरनेशनल राजनीति का और कितनी समझ है और किस प्रकार से वो अपना योगदान दे सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता था और सचिवालय के 11 विभाग थे। तो इसका सचिवालय का जो प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? महासचिव। और इसके जो सचिवालय के कितने विभाग थे? 11। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे मामलों को देखता था जो दो राज्यों के मध्य आपसी विवाद या ऐसे विवाद जिससे कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे मामलों को जो न्यायालय देखने का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये एक तरह से राष्ट्र संघ का स्वायत्त अंग था। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए असेंबली और काउंसिल द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त 11 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। 11 न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी जाती है। और न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का था, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक मतलब आप उसका पालन करें न करें, लेकिन दूसरा था अनिवार्य, कंपल्सरी। तो इसमें ज़्यादातर जो देश थे वो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे और अपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अपनी कुछ क्षेत्र खो चुके थे और आत्मग्लानि से ग्रसित जो देश थे वो राष्ट्र संघ की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रहे थे, वो आदेश की अवहेलना कर रहे थे और वे ऐच्छिक के अंतर्गत अपने को मानकर उनकी अवहेलना करते, जिससे कि बाद में विस्फोटक स्थिति होती है। तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का था, ऐच्छिक और अनिवार्य। न्यायालय के सुझाव अनिवार्य नहीं होते थे, परंतु उन्हें प्राय स्वीकार कर लिया जाता था। तो न्यायालय के सुझाव अनिवार्य नहीं, कंपल्सरी नहीं। तो इससे क्या होती है कि मनमानी विश्व में हुई, और जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका जो कि अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण बहुत सारी देशों को, जो छोटे देश थे उनको आप संतुष्ट कर देते थे, जिसके कारण और जो जर्मनी, जापान, इटली वो भी अपनी आक्रामक नीति अपनाए हुए थे। तो उनको उनके तरफ विशेष ध्यान न देना भी बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। और अनिवार्य नहीं
हिजाब, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बाद में पैदा होती है, क्योंकि जो आक्रामक देश थे वो नित नए अपने प्रयोग करने में लगे हुए थे, परंतु उन्हें प्राय स्वीकार कर लिया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य ये था कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूरों और श्रमिकों की समस्याएं उन पर निपटारा करना, और इसके लिए क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यद्यपि एक स्वायत्त संस्था थी, फिर भी यह राष्ट्र संघ का एक अंग थी। इसका निर्माण पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा संगठित मजदूरों की मांगों को संतुष्ट करने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समस्याओं को हल करने के लिए एक समान प्रयास का परिणाम था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे नाम से ही इसका एकदम क्लियर होता है कि श्रमिकों की हितों की रक्षा करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा जाता था कि मजदूरों से बड़े मतलब अधिक 24 घंटे कार्य कराना, उनके हितों की रक्षा भी करना, उद्योगों के जो मालिक हैं उद्योग वो शोषण करते थे, कार्य के जो घंटे वो निर्धारित नहीं, और इस प्रकार से बाद में ये संगठन बनता है तो श्रमिकों की दशा में सुधार देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की दशा को सुधारना, उनके हितों की रक्षा करना था। इसके बाद राष्ट्र संघ के कार्य, तो राष्ट्र संघ के कार्य है प्रशासनात्मक कार्य, मैंडेट संबंधी कार्य, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो राष्ट्र संघ के कार्यों में प्रशासनात्मक कार्य, जिसमें सार घाटी का प्रशासन 15 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्र संघ को सौंपा गया। राष्ट्र संघ ने 5 सदस्यों का एक आयोग गठित किया और सार का प्रशासन इन आयोगों को सौंप दिया। नेक्स्ट, बेल्जियम के स्वतंत्र नगर का प्रशासन भी राष्ट्र संघ को सौंपा गया। राष्ट्र संघ ने बेल्जियम के प्रशासन के लिए कमिश्नर को नियुक्त किया और अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। प्रशासनिक कार्य इतना आसान नहीं था राष्ट्र संघ का। उसे सार घाटी जो थी वो 15 वर्ष सौंपी गई, बेल्जियम का स्वतंत्र नगर भी उसको सौंपा गया। इसके लिए राष्ट्र संघ ने उसके लिए मतलब कमिश्नर और आयोग गठित किए, लेकिन क्या था कि आपसी जो मतभेद और कटुता के कारण ये प्रशासनिक कार्य जो था वो राष्ट्र संघ के लिए आसान नहीं और नित नई कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा। मैंडेट संबंधी कार्य, मैंडेट प्रथा को आदेश पद्धति, मैंडेट व्यवस्था को क्या कहते हैं? आदेश पद्धति, समादेश प्रथा, संरक्षण प्रथा आदि नामों से पुकारा जाता है। मैंडेट व्यवस्था को किस किस नाम से? आदेश पद्धति, समादेश प्रथा, संरक्षण प्रथा आदि नामों से पुकारा जाता है। रिपोर्टों की जांच के लिए राष्ट्र संघ में एक स्थायी मैंडेट आयोग की स्थापना की गई थी, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों की जांच करती थी और ये देखती थी कि जो भी रिपोर्ट दी गई है उनमें कितनी कमियां हैं, कितनी सही है और उनको और किस प्रकार से अधिक सुधारा जा सकता है। इसके लिए मैंडेट संबंधी कार्य की व्यवस्था की गई और स्थायी मैंडेट आयोग की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव आते हैं, सुझाव आते हैं, उनमें कौन मतलब कितने उचित हैं, कितने अनुचित हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, इसके लिए मैंडेट संबंधी कार्य स्थायी मैंडेट आयोग की स्थापना की जाती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी विशेष कार्य राष्ट्र ने किया, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न धर्म और जाति के लोग निवास कर रहे थे। तो ऐसा जब ये देश विभाजित हो जाते हैं और नवीन राष्ट्रों का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक के रूप में जो जाति धर्म के लोग रहते हैं उन पर अत्याचार प्रशासन की तरफ से बढ़ जाता है। या तो ये दबाव डाला जाता है कि उनका धर्म परिवर्तन हो या फिर वो अपने जहाँ के निवासी वहीं जाके बसे। तो इस प्रकार से एक तरह से लोगों के सामने ये समस्या पैदा हुई कि उनके हितों की रक्षा किस प्रकार से हो। तो इसके लिए राष्ट्र संघ आगे आया और राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक तरह से एक कमेटी बनाई,
काउंसिल का कोई भी सदस्य अल्पसंख्यकों के संबंध में ध्यान आकर्षित कर सकता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकना सरल काम नहीं था, क्योंकि एक तरह से किसी भी राज्य की प्रशासन को आदेश देना और उनसे उनके कार्यों को बदलवाना इतना आसान कार्य राष्ट्र संघ के लिए नहीं था, क्योंकि वो आश्वासन तो राष्ट्र को दे देते थे लेकिन अमल में नहीं लाया जाता, जिसके कारण अल्पसंख्यकों की दशा में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिलता है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते हैं। जैसा कि बहुत सारे देश जैसे जर्मनी के 2 भाग हो गए और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जो स्वतंत्र होने के बाद 2 भागों में बट गए, तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक जातियाँ या अल्पसंख्यक धर्म के लोग थे उन पर निरंतर अत्याचार होते रहे। या तो उन्होंने मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन किया या फिर वो एक तरह से दूसरे देश में जाकर शरणार्थी के रूप में रहने लगे। तो आज हमने राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से जाना और अब इसके आगे हम राष्ट्र संघ के अन्य कार्यों को, सामाजिक मानवीय कार्यों को देखेंगे और इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में राष्ट्र संघ की भूमिका, अवधारणा, राष्ट्र संघ का जन्म किस प्रकार हुआ, राष्ट्र संघ के उद्देश्य, स्थिति, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं जिसमें असेंबली, काउंसिल, सचिवालय और जो 2 स्वायत्त अंग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, राष्ट्र संघ के कार्यों में प्रशासनात्मक कार्य, मैंडेट संबंधी कार्य, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो जो मैंडेट संबंधी कार्य है, मैंडेट प्रथा को आदेश पद्धति, समादेश प्रथा, संरक्षण प्रथा आदि नामों से पुकारा जाता है और रिपोर्टों की जांच के लिए राष्ट्र संघ ने एक स्थायी मैंडेट आयोग की स्थापना की थी। तो राष्ट्र संघ के बारे में आज इतना ही। इसके आगे हम राष्ट्र संघ के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।